नमस्कार। स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आप सबका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। हेल्थ गुरु में हम अक्सर सेहत से जुड़ी ऐसी समस्याओं के बारे में बात करते हैं जिनको वक्त रहते जानना समझना बहुत जरूरी है। उन बीमारियों के बारे में जो कि जानलेवा हैं, उन बीमारियों के बारे में जो जानलेवा बन सकती हैं, उन सब के बारे में पूरी तफसील लेकर आते हैं। सरल उपाय कैसे आप इनसे बच सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। और हेल्थ गुरु में आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उससे सारी दुनिया जूझ रही है, कोरोना की और कोरोना की दूसरी वेव की। इस समय दुनिया के सामने बड़ा संकट है कोरोना महामारी, जिसको लेकर पूरा विश्व तैयारियां कर रहा है, डरा हुआ है और दूसरी लहर का सामना कर रहा है। और इन्हीं में से एक है हमारा देश भारत भी। तो क्या स्थिति है सेकेंड वेव को लेकर, क्या सतर्कताएं बरतनी हैं, किस तरह बदला है ये वायरस, कैसे हमें परेशान करा और हम कैसे बच सकते हैं, इस सब पर बात करेंगे आज के हेल्थ गुरु में। शुरुआत करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए वो एक्सपर्ट जुड़े हैं जिनसे मिलने का वक्त इस समय लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हैं। पहले हम उनको धन्यवाद देते हैं। रामकृष्ण केयर अस्पताल से सीनियर कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर गिरीश अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस हेल्थ गुरु में। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये जो सेकेंड वेव है, जो दूसरी लहर है, ये पहले से कहीं ज्यादा कहर बरपा रही है। कैसे अलग है पहली वेव से, और अभी इस समय क्या स्थिति आप देखते हैं? क्या ये पीक पर आ चुकी है या अभी आना बाकी? पुनीत जी, पहला जो वेव था उसमें वायरस का स्ट्रेन और अभी का जो वेव है इसमें वायरस के स्ट्रेन में चेंज है। वायरस अपने अनुवांशिक जो जेनेटिक म्यूटेशंस है वो हो चुका है और उसमें जितनी लैबोरेटरी रिसर्च है उसके हिसाब से इसमें प्रोबेबली डबल स्ट्रेन म्यूटेशन है ये। और ये जो म्यूटेशन है, जो अनुवांशिक चेंज आया है, ये इसको और भी ज़्यादा खतरनाक बना देता है, फैलने में भी और मारक क्षमता में भी। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि ये वायरस फैलता ज़्यादा है लेकिन इसकी मारक क्षमता कम है। लेकिन जिस प्रकार से हम मौतें देख रहे हैं वैसे वैसे समझ में आ रहा है कि शायद इसकी मारक क्षमता पुराने पीक से ज़्यादा थी या पुराने स्ट्रेन से ज़्यादा थी। ये सारी चीज़ें, चूंकि वायरस नया है, स्ट्रेन नया है, इतना जल्दी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो फील्ड में हमको दिख रहा है वो यही है कि इसकी फैलने की क्षमता और मारने की क्षमता ज़्यादा है। जैसे आपने खुद ही कहा कि ये पहले से थोड़ा सा अलग, अपग्रेड हम कहें आज की भाषा में, आसान शब्दों में तो शायद थोड़ा ठीक होगा, लोग समझ पाएंगे। लेकिन इसके सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं। पहले सर्दी, जुकाम, बुखार हम इन पर नजर रखते थे, लेकिन अब कई तरह के सिम्टम हैं। क्या चेंज आया है, कैसे पहचाने इसे? अभी जो चेंज सिम्टम्स में है वो हाई ग्रेड फीवर के साथ 102 डिग्री 103 डिग्री का फीवर है। शरीर पूरा तोड़ देता है, जैसे डेंगू फीवर में हम देखते थे या चिकनगुनिया फीवर में हम देखते थे कि पूरा शरीर टूट जाता है, हाथ पैर दर्द होने लगता है, या सिर्फ लोगों को बैक पेन हो रहा है या कमजोरी लग रही, इतनी कमजोरी कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। लूज मोशन, डायरिया, सर में दर्द, बड़ा ही विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन खांसी, बुखार, लूज मोशन और बॉडी एक, शरीर में दर्द, ये मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स इसके ये हैं। जैसे कोरोना वायरस चेंज हो रहा है डॉक्टर साहब, आपने भी महसूस किया होगा कि लोगों की थिंकिंग भी इसके बारे में बदली है। शुरुआत में इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी, फिर अवेयरनेस आई और फिर ये अवेयरनेस लापरवाही में तब्दील हो गई। सेकेंड वेव में सबसे बड़ी दिक्कत शायद लापरवाहियों से है या हल्के में चीज़ों को लेने से। क्या आप भी ये महसूस करते हैं? क्या बोलोगे आप लोगों को? जी बिल्कुल, ये लापरवाही का नतीजा है, मैं ये बोलूँगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार चेतावनी देते आ रहा है कि कोरोना वायरस सन 2022 दिसंबर तक कहीं ना कहीं पेंडेमिक का रूप लेके रहेगा। जब हमारे यहाँ फर्स्ट पीक खत्म हुआ तो हम सब ये मानने लग गए कि कोरोना चला गया, अब कोरोना नहीं आएगा। और उसकी वजह से जलसे होने लगे, सामूहिक गैदरिंग होने लगी, लोगों ने मास्क उतार के फेंक दिया, कोई भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं हुआ।
तो ये एक बिल्कुल लापरवाही का संकेत था और शायद इसी का नतीजा है जो हम आज देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, लक्षण आने पर आपको टेस्ट कराना ये सबको पता है, लेकिन अभी जैसा एक टेंडेंसी बन गई है कि अस्पतालों में कम से कम जाएं, टेस्ट कम से कम कराएं, क्योंकि अगर कराया तो शायद पॉजिटिव निकल आएगा, तो पता तो है कि आगे क्या करना है। तो क्या आप उन मरीजों को बोलते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनमें शुरुआती सिम्टम्स में शुरुआती दिन जो सबसे कीमती होते हैं वो अपने व्यर्थ गंवा देते हैं घर में रहकर या देर करके? इसमें एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूँगा पुनीत। शुरुआती दिनों में लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, 2-3 दिन फीवर आया तो उसे नॉर्मल मान के छोड़ देते हैं और उसके बाद वो अपने नॉर्मल डे टू डे काम में लग जाते हैं। तो वो मरीज जो कि कोविड संक्रमित हो सकता है, वो घर के बाहर भी जा रहा है, लोगों से मिल भी रहा है और वो दूसरों को फैला भी रहा है, इस डर से कि अगर मैंने टेस्ट कराया तो मुझे 14 दिन घर में बंद होना पड़ेगा। तो एक तो वो सुपर स्प्रेडर या स्प्रेडर बनता है, दूसरा जब उसकी तबीयत खराब होती है 6वें-7वें दिन तो वो किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आता है और वहां पे उसे एक सस्पेक्टेड एरिया का बेड मिलता है। अब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सभी हॉस्पिटलों में सस्पेक्टेड एरिया के बेड बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए बेड ज्यादा है। सस्पेक्टेड एरिया के बेड 24 घंटे या 48 घंटे में रिपोर्ट आने के साथ ही अपन उनको शिफ्ट करते हैं, तो होल्डिंग एरिया या सस्पेक्टेड एरिया के बेड कम होते हैं। फिर वैसे मरीज को बहुत दिक्कत आती है कि मुझे कहीं बेड नहीं मिल रहा है। हालांकि अभी तो स्थिति ये है कि चाहे सस्पेक्टेड पेशेंट हो चाहे कंफर्म पेशेंट हो, उसके लिए बेड की मारामारी है। लेकिन अगर आपके पास आप कोविड पेशेंट है और आपके पास कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट है तो आपको कहीं ना कहीं बेड मिल जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सस्पेक्टेड पेशेंट को बेड मिल जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो अगर आप टेस्ट कराते हैं तो आप खुद को बचा सकते हैं, आप खुद से दूसरों को फैलने वाली इन्फेक्शन को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं और अपने लिए अगर जरूरत पड़े तो आपको बेड की चांसेस भी मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बात, अगर टेस्ट करा लिया पॉजिटिव आया तो भी एक ये टेंडेंसी है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है, कोरोना हुआ है, उनसे ही जो उनका प्रिस्क्रिप्शन है उसको पूछकर दवाइयाँ अपने मन से खाने लगते हैं। कई लोग सिम्टम दिखे तो बिना टेस्ट करवाए भी उन दवाइयों को खाने लगते हैं। क्या ये जो डेथ रेट बढ़ रही है या जो लोगों में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, एक बड़ी वजह के तौर पर ये भी सामने आ रहा है? कुछ हद तक, क्योंकि टेस्ट नहीं कराना या टेस्ट करा के व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई लेना और उसके बाद आप लापरवाह हो गए, आपने अपना मॉनिटरिंग नहीं किया, घर पे आपने ऑक्सीजन लेवल नहीं देखा, तो अल्टीमेटली आप फिर जैसे अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे पेशेंट 40% ऑक्सीजन लेवल, 50%, 70%, 80% ऑक्सीजन लेवल पे आ रहे हैं। तो वो शायद इसी चीज का नतीजा है कि उन्होंने टेस्ट नहीं कराया या लेट टेस्ट कराया या मॉनिटरिंग नहीं की या अपने ही मन से दवा खा रहे हैं। तो ये भी एक समाज को सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि टेस्ट नहीं करा के आप शायद अपने घर परिवार का ही नुकसान कर रहे हैं। इस दौर में सेकेंड वेव में, जबकि खासा तजुर्बा लोगों को भी हो गया है, हमको भी पता है कि कितनी गंभीर ये बीमारी है और किस हद तक ले जा सकती है, इसके बावजूद क्या हम इससे बच सकते हैं? अगर बच सकते हैं तो क्या प्रिकॉशंस हम लें? हालांकि बहुत से कारण हमको पता है इसके होने के, लेकिन हम क्या ऐसा करें कि इससे हम दूर रह सकें, बच सकें? देखिए, कोरोना से बचने का जो फर्स्ट वीक में हमने देखा था, आज भी वही तरीका है। मास्क पहनिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फीट की बना के रखिए और अपना हाथ धोइए। हाथ धोने के लिए एक बात बोलूंगा, लोग सैनिटाइजर बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। सैनिटाइजर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए है या ऐसी जगह पे यूज किया जाए जहां पे आपको साबुन से हाथ धोने की सुविधा ना हो। तो काम 3 ही चीज आनी है, डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन या हैंड वॉशिंग, और चौथा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है वैक्सीन। तो मैं समझता हूं कि पिछले पीक में हमारे पास वैक्सीन नहीं था, इस पीक में हमारे पास वैक्सीन है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा हम खुद आके वैक्सीन लगाएंगे और ये सब कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे, हमें कोरोना से बचाएगा। और अगर अगला पीक आता है तब भी यही चीजें हैं जो हमें बचाएंगी।
जी, अभी जिस तरह से नया स्ट्रेन आया है इसमें बहुत सारे नए सिम्टम्स हैं, क्या इसमें पहले से ज़्यादा दिक्कतें आ रही ट्रीटमेंट में, या लोग देर कर रहे हैं इस वजह से ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है लोगों को? दोनों ही बातें हैं। ये वायरस जैसे मैंने कहा तेजी से फैल रहा है और इसकी मारक क्षमता भी ज़्यादा है। इस स्ट्रेन में पहले जो ट्रीटमेंट हम लोग करते थे उसका फिर भी हमको रिस्पांस मिलता था। इस स्ट्रेन में रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिल रहा है जो पिछले स्ट्रेन में हमको मिलता था, और लापरवाही करेंगे, देरी करेंगे तो फिर और भी गलत बात है। तो दोनों ही कारण है कि जिसमें लोगों की डेथ हो रही है। एक रेमडेसिविर को लेकर हालांकि आपका एक वीडियो भी हमने देखा है और इसमें काफ़ी सटीक जानकारियां हैं, लेकिन फिर भी इस इंजेक्शन को लेकर एक तो मार्केट में कमी है, और इसमें जैसे हम सुनते हैं एक्सपर्ट से, आपने भी कुछ लोगों को बताया कि इसकी आवश्यकता खुद से आप डिसाइड ना करें। क्या और क्यों और किस तरह के पेशेंट्स को इसकी आवश्यकता होती है? अचानक से लोगों में इतनी जागरूकता कैसे आ गई कि लोग इसे स्टॉक करने लगे हैं या भविष्य के लिए इसे अपने लेकर रखने लगे? ये सब व्हाट्सएप का कमाल है, सोशल मीडिया का कमाल है। इसके पीछे मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन इसके पीछे का रीजन सिर्फ डर है। आज भी जिसको भी कोरोना हो रहा है या वो सोचता है कि अगर कोरोना हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो उसे पिछले साल भर में जो व्हाट्सएप पे पर्चे सर्कुलेट हुए हैं या जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला है या लोगों ने जो बात सुनी है, तो वो ये मान लिए कि ये रामबाण दवा है और इससे हम बच जाएंगे। तो वो डर है जिसकी वजह से लोग इसको स्टॉक कर रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि जरूरतमंद आदमी को नहीं मिल रहा है। हम ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में कई बार शॉर्ट स्टॉक हो चुका है, सरकार भी इस पे एक्शन ले रही है, ब्लैक मार्केटिंग रोकने की कोशिश कर रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने का लोगों का यह है कि अगर मैंने रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवा लिया तो अब कोरोना मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता, मैं स्वस्थ हो गया, जो कि बहुत बड़ा भ्रम है। अलग अलग कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। सीवियरली इल कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं में रेमडेसिविर का काम है। आप घर में घूमते फिरते पेशेंट को जिसको कोरोना हो गया है या 7-8 दिन से फीवर आ रहा है या खांसी आ रही है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन्ड है, उसे रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन मरीजों में रेमडेसिविर काम भी नहीं करता। कई मरीज ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हमने रेमडेसिविर लगाया, मेरा फीवर ठीक हो गया, मेरे हाथ पैर का दर्द ठीक हो गया। तो उसमें जितनी भी स्टडीज हुई हैं वो कहती हैं कि अगर आप 2-3 दिन रुकेंगे तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा अगर ठीक होना है तो। रेमडेसिविर इंजेक्शन केवल और केवल सीवियरली इल पेशेंट्स के लिए ही है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने इस इंजेक्शन के बारे में बताया, वैसे आपने ये भी कहा कि अभी इस समय हमारे पास में एक औषधि आ चुकी है और वैक्सीनेशन है। हालांकि सबके लिए ये अवेलेबल नहीं है, एक उम्र का क्राइटेरिया है, लेकिन इस वैक्सीनेशन को लेकर के भी तरह तरह की बातें सामने आई। बहुत सारे लोग ये सवाल हमसे पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे कि इंजेक्शन लगवाने के बाद, वैक्सीनेशन करवाने के बाद कोरोना का फिर कैसे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो डॉक्टर हैं या सीधे तौर पर लोगों से जुड़कर काम करते हैं, जिन्हें हम फ्रंट लाइन वर्कर्स कहते हैं, कई सारे वो लोग पॉजिटिव फिर कैसे हुए और इस पर शंका करते हैं। वैक्सीन की एफिकेसी 70% है। 2 शॉट वैक्सीन लगाने के बाद उसकी एफिकेसी 70% है। कहने का मतलब है कि 100 में से 70 लोगों को ही वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएगी। अब अपने को ये भी पता है कि वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी होती है, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10-10 साल की प्रक्रिया होती है वैक्सीन बनाने की। लेकिन कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हर कोई किसी न किसी तरीके से टेस्टेड एंड ट्राइड तरीके से या नए तरीके से mRNA वैक्सीन जैसी चीज़ें हैं तो लोगों ने इजाद किया और उसको बनाया है। और जैसे जैसे समय बीतते जाएगा हमें इसकी एफिकेसी के बारे में और भी ज्ञान होते जाएगा। लेकिन जितनी भी चीज़ें भ्रम हैं या साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, जो आप डिबेट का मुद्दा कर लें तो कर सकते हैं, पर मेरा ये सवाल है कि क्या आज हमारे पास वैक्सीन के अलावा कोई दूसरा और तरीका है? नहीं, हमारे पास एक वैक्सीन है जो कि सेफ है, ये हमें पता है। 70% एफिकेसी अभी तक प्रूवन है, हमें ये पता है। तो हम उसे लगाने से क्यों बच रहे हैं? वैक्सीन लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको कोरोना ना हो सकता है कि आपको माइल्ड सीवियरिटी का हो, लेकिन अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आप तो पूरे एक्सपोज्ड है ना।
दूसरा, बहुत सारे लोग ये सलाह देते हैं कि अब इसमें जो एक्टिवली घर से बाहर निकलकर काम करने वाले लोग हैं उनको भी लगना चाहिए। इस पर आपकी राय लूँगा, और साथ ही साथ खान पान को लेकर क्या डॉक्टर इस समय सजेस्ट करते हैं इस पर भी आऊँगा। तो प्रदेश देश दुनिया में सबसे ज़्यादा चिंता और चर्चा जिस बात की है वो है कोरोना की दूसरी लहर। उस पर बात करने के लिए रामकृष्ण केयर अस्पताल के सीनियर पल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर गिरीश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के लिए उम्र का दायरा है, क्राइटेरिया है जो तय किया जा रहा है, लेकिन एक वर्ग की मांग है कि जो घर से निकलने वाले लोग हैं अब उनको भी वैक्सीनेशन करने का वक्त आ गया है। आपकी राय इस पर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ वैक्सीनेशन हर किसी को मिलना चाहिए। अभी तक जो वैक्सीनेशन का एज क्राइटेरिया था वो बच्चे उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, 16 साल के नीचे वाले। धीरे धीरे उनके ऊपर भी स्टडीज हो रही है और वो भी क्राइटेरिया में आते जा रहे हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं कि उन्होंने जैसे स्टार्ट किया पहले कि आप हेल्थ केयर को लगाइए, फिर आप 60 प्लस को लगाइए, फिर आप 45, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रखी है। लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी ये आम जनता के लिए, हर लेवल के लिए, हर वर्ग के लिए खुलेगा, हमारी फाइट कोरोना के लिए उतनी ही आसान होते जाएगी। कोरोना की अवस्था में या कोरोना से बचाव की अवस्था में शुरुआत में ही हमें कुछ उपाय बताए गए थे, कुछ चीज़ों का सेवन करने की सलाह दी गई थी, कुछ चीज़ों से दूर रहने की सलाह दी गई थी। आप क्या सलाह देते हैं लोगों को कि क्या खाएं, क्या ना खाएं, किस तरह का खान पान रखें, और खान पान से क्या इस पर असर पड़ता है? ये भी एक स्टडी रही है। देखिए, खान पान पे इसका क्या असर पड़ता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि खाना पीना हमेशा हेल्दी होना चाहिए। चाहे वो कोविड की बात करें, चाहे हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करें, फ्राइड आइटम, डीप फ्राइड आइटम, हैवी शुगर या मीठा बहुत ज़्यादा, मतलब ये सारी चीज़ें कभी भी सेहत के लिए अच्छी नहीं थी, ना आज ना उस समय पे जब साइंस इतना विकसित नहीं था। तो खाने पीने का हमेशा से इंडिया में पर्टिकुलरली अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर रहा है, और आप किसी भी कल्चर में अगर आप खाना पीना उठाएंगे जो उनके बुजुर्ग करते थे, उन सब का बहुत हेल्दी खाना हुआ करता था। समय के साथ हमारी जनरेशन का खाना बिगड़ा है, लेकिन अगर हम अपने कल्चर पे जाएंगे और घर की नेचुरल चीज़ें या खेत की नेचुरल चीज़ों को प्रिफर करेंगे तो वो उससे ज़्यादा हेल्दी कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। सेकेंड वेव में बच्चों को भी खतरा बताया जा रहा है, एक साइलेंट किलर की तौर पर कई लोग इसको संज्ञा देते हैं। कई लोग इससे बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, ये एक चिंता है। दूसरी तरफ ये कि कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए हैं। उन दोनों वर्गों को आप क्या कहेंगे? कोरोना की जानकारी ही कोरोना का बचाव है। जो लोग ऐसे भी बहुत पेशेंट है जो इतना डर रहे हैं कि पिछले साल भर से घर से नहीं निकले हैं, वो मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। हर चीज में उनको कोरोना दिखता है, हर चीज को 25 बार धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। वो अच्छी चीज नहीं है। जो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं उनके लिए कोरोना अस्तित्व ही नहीं है। तो एक प्रकार से जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है वो कोरोना से शायद बच जाए, लेकिन वो मानसिक रोगी होते जा रहा है। और जो व्यक्ति कोरोना से बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, वो उसको कब कोरोना हो जाए पता नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आप कोरोना बीमारी कैसे फैलती है और उससे कैसे बचाव किया जाए, आप उसको समझिए। अगर आप उसको समझेंगे और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि हाथ धोना है, मास्क पहनना है और डिस्टेंस फॉलो करना है, अगर आप इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप कोरोना के साथ भी जी सकते हैं। जी, लेकिन कुछ हद तक ये भी कहा जाता है कि इससे बिल्कुल बेखौफ होना, लापरवाह या निडर होकर के निडरता को हम लापरवाही से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तौर पर देखें तो थोड़ा डरना भी शायद ठीक है, क्योंकि डरेंगे तो सतर्क रहेंगे। बिल्कुल, डरना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लापरवाह हो रहे हैं। अगर आपने इन तीन चीजों को फॉलो कर रहे हैं आप, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशन रखने में और डरने में फर्क है जी। अगर आपने प्रिकॉशन रखा हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप डरे हुए हैं बहुत ज्यादा तो फिर तो आप घर पे ही बंद हो जाएंगे। तो इन दोनों चीजों का एक बैलेंस बनाना होगा और ये हर इंसान को खुद बनाना होगा। चलिए, तो डॉक्टर साहब जो बातें आपसे कह रहे हैं इनको ध्यानपूर्वक सुनिए। एक्सपर्ट डॉक्टर, इस वक्त इनका इतना समय मिलना बहुत मुश्किल है।
डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका, इतनी काम की इन्फॉर्मेशन और इस दूसरी लहर में कितना डरना है और कितना हमको निश्चिंत होकर के आगे बढ़ना है, इसके बारे में आपसे राय हमको मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए और सारी बातें और सारी सलाह देने के लिए।